friends. Today I'll discuss about viscosity and viscous force. So first of all, what is viscosity? Viscosity is the kind of resistance, and we know resistance means obstruction. Suppose one object is moving like this in solid surface, मतलब एक solid material अपने पास है और solid surface पे वो move कर रहा है कुछ इस तरीके से right direction में. तो यदि ये किसी सरफेस पे मूव करेगा तो इसके सरफेस के साथ एक ऑब्स्ट्रक्शन एक्ट करेगा इस पर, जो अपोजिट डायरेक्शन में इस पर लगेगा. अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्ट करेगा इस पर, आई मीन कह सकते हैं अपोजिशन यहाँ पे काम कर रहा है, और उस अपोजिशन को हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से रेसिस्टेंस. ठीक है, तो ये एक्चुअली सॉलिड मटेरियल के लिए हो गया. बट यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ्लूइड के बारे में. जैसे लिक्विड हो सकता है या तो गैस हो सकता है. तो गैस या तो लिक्विड में किस तरीके से वहाँ पे रेसिस्टेंस काम करता है, उस चीज़ को समझना है. और उसी रेसिस्टेंस को एक्चुअल में विस्कोसिटी कहा जा सकता है. तो कह सकते हैं कि द रेसिस्टेंस टू फ्लूइड मोशन, द रेसिस्टेंस टू फ्लूइड मोशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी. ओके, तो ये चीज़ है. इसको हम लोग सबसे पहले कुछ इस तरीके से समझेंगे. सबसे पहले यदि ब्रीफली बात करें इस पर, तो देखो लिक्विड जो होते हैं ना, लिक्विड या तो फिर गैस होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बहुत सारे लेयर्स. और वो लेयर टू लेयर जो है ना एक दूसरे को अपोज करता है. किस तरीके से, मान लो पहला लेयर ये वाला है, दूसरा लेयर ये वाला है, कुछ इस तरीके से लेयर है. तो पहला वाला लेयर का भी वेलोसिटी है तो 100% उसके अपोजिट दूसरा लेयर, और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है. तो दूसरा लेयर जो है इसको मूव करने के, मतलब जब मूव करेगा तो इसको अपोज करेगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा. तो उसी अपोजिशन को बोला जाता है विस्कोसिटी. लेकिन वहीं यदि मैं बात करूँ विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स एक्चुअल में उसी को बोला जाता है. एक्चुअली मान लेते हैं कि यदि उसको समझने के लिए थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट लेते हैं हम लोग, कि मान लो एक सरफेस है इस तरीके से, एक सरफेस सॉलिड मटेरियल का सरफेस है यहाँ पे नीचे बॉटम पॉइंट पे, और ये पूरा लिक्विड डाल दिए हम इसके अंदर, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लिक्विड डाल दिए, और उसके ऊपर फिर एक सॉलिड मटेरियल को रख दिए. अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके बीच में पूरा लिक्विड है, ठीक है, और उसके ऊपर सॉलिड है, नीचे भी सॉलिड है. अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं. इस सॉलिड मटेरियल के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं. यदि फोर्स लगाएंगे तो लिक्विड का लेयर तो इससे टच्ड है, और लिक्विड का लेयर मूव करना चाहेगा किधर, इधर मूव करना चाहेगा. तो एक्चुअल में जब ये राइट साइड में मूव करना चाहेगा लिक्विड लेयर, हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी v है, बट एक्चुअल में कुछ देर में इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है. एक्सेलरेशन जो है सो कांस्टेंट हो जाता है. तो कह सकते हैं एक तरीके से, देखो यदि इस पर हम फोर्स एफ लगाएंगे तो यहाँ पे लिक्विड का लेयर्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किए हैं अभी, तो लिक्विड के लेयर को रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको लिक्विड का लेयर्स, लिक्विड का लेयर्स. तो स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी v है अपर पार्ट में, मतलब ये जो जिस इस सॉलिड मटेरियल के कांटेक्ट में जो है लिक्विड का लेयर, वो लेयर के साथ, मतलब ये सॉलिड मटेरियल उस लिक्विड लेयर को अपने साथ ले जाना चाहेगा, अपने साथ ले जाना चाहेगा. तो उसका जो उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी कितना है स्टार्टिंग में वी वेलोसिटी है. और दूसरा लेयर जो है वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा. दूसरा लेयर उसका अपोज करेगा. हम जानते हैं कि यदि कोई दो लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो 100% वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है. फ्रिक्शन या तो कह सकते हैं रेसिस्टेंस जनरेट होता है. ठीक है, तो वही फंडा यहाँ पे हो रहा है कि पहला लेयर जो है दूसरे लेयर के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेसिस्टेंस काम कर रहा है, एक रेसिस्टेंस जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है. तो एक तरीके से हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो कि पहला लेयर पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ फोर्स लग रहा है. एफ फोर्स मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, एफ फोर्स, ऊपर सॉलिड मटेरियल है तो सॉलिड मटेरियल पर एफ फोर्स लगाए, तो पहला लिक्विड का लेयर के ऊपर भी कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है. मतलब यदि ये रॉड या तो ये सॉलिड मटेरियल जो भी है इस पर भी वेलोसिटी है, तो 100% पहला लेयर पे भी वेलोसिटी वही होने वाला है, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में है और उसके साथ वो मूव करेगा. लेकिन जस्ट उसके नीचे वाला लेयर, मान लेते हैं कि ये पहला लेयर है, इसके जस्ट नीचे वाला लेयर जो है वो इसका अपोज करेगा. किस तरीके से अपोज करेगा, अपोज करेगा तो 100% एक फोर्स लगाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में. तो वो जो फोर्स, मान लो ये फोर्स एफ हमारा राइट साइड डायरेक्शन में है, और उसको अपोज करने वाला लेयर जो है सो ये सेकंड वाला दिस वन लेयर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट करेगा, जिसको बोलते हैं विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स मतलब विस्कोसिटी एक रेसिस्टेंस है, और उसको यदि फोर्स के, मतलब फोर्स के सेंस में यदि मैं बोलूँ तो उसको बोला जाएगा विस्कस फोर्स. और दोनों
ये दोनों जो है ना, एक्सटर्नल फोर्स और विस्कस फोर्स, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहा है। तो यदि इन शॉर्ट यदि हम बोलें इसको, शॉर्टकट में बोला जाए तो इस तरीके से बोलो कि विस्कोसिटी एक रेसिस्टेंस है जो लिक्विड या गैस के लेयर टू लेयर में लगता है, मतलब बिटवीन लेयर्स, दो लेयर के बीच में लगता है। और यदि मतलब क्या बोल सकते हैं एक तरीके से कि यदि ऊपर वाला लिक्विड के ऊपर फोर्स F काम कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेकेंड वाला लेयर जो है उस पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स जो है सो कौन सा फोर्स होगा, फिस्कस फोर्स। तो वो फोर्स जो लगा रहा है वो किस पर लगा रहा है, पहला वाला पे ही। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो नेट फोर्स होने वाला है, यदि इसमें हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड में, तो 100% इसका कुछ फोर्स होगा। मतलब इसके फोर्स को क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा। यदि वो उसके फोर्स को रिड्यूस कर देगा तो सेकेंड वाला लेयर का जो स्पीड है वो क्या 100% ये वाला स्पीड रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि सेकेंड वाला लेयर जो है वो क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। मतलब धीरे धीरे इसका जो सो स्पीड जो है सो क्या होते चला जाएगा, डिक्रीज होते चला जाएगा ड्यू टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के कारण इसका वेलोसिटी जो है सो डिक्रीज होता चला जाएगा। या तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से और एक सॉलिड के साथ यदि इसको आप कंपेयर करके समझना चाहो तो शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस आप जानते हो, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस में हम क्या बताए थे आपको, एक्चुअली क्या होता है ना शियर मॉडुलस, कि मान लो एक कुछ इस तरीके का मटेरियल है, ठीक है, उसको ऊपर से हम धक्का दिए कुछ इस तरीके से, तो ऊपर से धक्का देंगे तो नीचे का मतलब जो बॉटम पार्ट होता है वो क्या बोले थे, फिक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, टेंजेंशियली चेंज आता है, इसमें टेंजेंशियली चेंज आता है। तो उसी तरीके से लिक्विड में भी होता है, लिक्विड का अपर पार्ट जो है सो स्पीड हम किस में दे रहे हैं, आई मीन फोर्स जो लगा रहे हैं अपर पार्ट में लगा रहे हैं, डाउनवर्ड मतलब नीचे पार्ट में तो नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यदि अपर पार्ट में हम फोर्स लगा रहे हैं तो नीचे का पार्ट जो है वहाँ का वाटर का जो स्पीड है वो एक तरह से जीरो वेलोसिटी के साथ मान सकते हैं। वहाँ का जो वाटर का नीचे का जो लेयर है वहाँ पे तुम उसका स्पीड जीरो मान लो, मतलब रेस्ट में है। बॉटम पार्ट ऑफ द वाटर जो है वो रेस्ट में है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि वो रेस्ट में है तो ऊपर का पार्ट कुछ टेंजेंशियल इस तरीके से मूव करेगा। इसलिए हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को, कि सबसे अपर पार्ट का जो स्पीड है सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ये कम होगा, उसके बाद ये उससे भी कम होगा, फिर ये उससे भी कम होगा और ये बहुत कम होगा, और फाइनली नीचे आएंगे तो समझ लेते हैं कि ये जो है सो रेस्ट में है, जीरो में होगा। इस तरीके से स्पीड को मान सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो चेंजिंग आ रहा है वो किस तरीके से चेंज आ रहा है, टेंजेंशियल चेंज आ रहा है इसमें, ठीक है। टेंजेंशियल मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल के साथ इसका चेंजिंग हो रहा है। शियर मॉडुलस यदि आपको माइंड में हो तो उसको आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा सबका। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे विस्कस फोर्स भी होगा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे यदि बोलें कि ये विस्कस फोर्स जो है वो एक्चुअली डिपेंड किस किस फैक्टर पे करता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली देखो, यदि मैं बोलूँ कि वाटर का जो लेयर है हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट किए हैं इसको, यदि ये वाटर का लेयर को कम कर दिया जाए, या वाटर के लेयर को, लेयर मतलब वाटर, ये सॉलिड मटेरियल यहाँ पे है, ठीक है। यदि ये इतना एरिया मतलब इतना लेंथ है इसका, इसके दोनों के बीच में इतना लेंथ है, तो यदि अपर पार्ट में हम फोर्स लगाएंगे तो कुछ ही दूर तक के मतलब वाटर के को स्पीड वो दे पाएगा, बाकी नीचे वाला रेस्ट में रह जाएगा। लेकिन वही चीज़ लेंथ को हम कम कर दें तो हो सकता है कि बॉटम पार्ट तक की लिक्विड को हम स्पीड दे सकें, कुछ कुछ स्पीड दे सकें। 100% जो अपर पार्ट ऑफ द लेयर में जो स्पीड मिलेगा वो तो नहीं मिलेगा, बट नीचे पार्ट वाला लेयर तक कुछ स्पीड मिल सकता है यदि हम लेंथ को रिड्यूस कर दें तो। और लेंथ जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उतना विस्कस फोर्स क्या होगा, वहाँ पे घटेगा, विस्कस फोर्स जो है सो घटेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे यदि डिपेंडेंसी के केस में यदि यहाँ पे देखा जाए तो डिपेंडेंसी कुछ इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि विस्कस फोर्स रिप्रेजेंटिंग एफ वी, भी बेस में लगा दिए हैं विस्कस फोर्स के लिए एफ वी। विस्कस फोर्स किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स काम करता है। ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, सबसे पहले काम करता है एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे काम करता है। तो मतलब क्रॉस सेक्शनल नहीं कर सकते, तरीके से सरफेस एरिया पे काम करता है ये। मतलब पहला लिक्विड तो इतना सारा लेयर, मतलब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसके बाद एरिया कम है, उसके बाद कम है, उसके बाद धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहा है इसका एरिया, सरफेस एरिया कम होता चला जा रहा है, ठीक। मतलब इस तरीके से समझा जा सकता है कि सरफेस एरिया जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस होता चला जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे बोल सकते हैं कि एरिया यदि ज़्यादा होगा तो विस्कस फोर्स भी ज़्यादा होगा।
और एरिया क्रॉस मतलब सरफेस एरिया कम होगा तो विस्कस फोर्स भी कम होगा। ठीक है, मतलब वाटर का लेयर ही यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सरफेस एरिया है। वाटर का लेयर मतलब इस सॉलिड मटेरियल जो है अपर पार्ट का, वो कितने एरिया से कांटेक्ट में है, कितने एरिया के कांटेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे विस्कस फोर्स काम करेगा। तुम पहला ही सोचो ना कि मान लेते हैं कि इसका एरिया कुछ होगा, इसके मतलब इस सॉलिड मटेरियल का एरिया जो है कुछ होगा, और उसके नीचे जो है सो लिक्विड है। लिक्विड का एरिया को हम यदि बढ़ा दें तो विस्कस फोर्स भी ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि देखो एरिया कहने का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है एक तरीके से। मतलब ज़्यादा वाटर के सरफेस पे मान लो हम एक पेन, एक वाटर के मतलब वाटर यहाँ पे है और वाटर पे पेन रखे और इस पेन को हम इस तरीके से मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका पतला सा एरिया इसको मिल रहा है। लेकिन वही चीज़ हम बोलें कि इतना सारा दो पेन रहता तो थोड़ा सा एरिया बढ़ गया, तो इतना ज़्यादा को हम यदि वाटर के साथ मूव कराना चाहें, मतलब वाटर के सरफेस पे रखेंगे और इसे मूव करेंगे, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जा रहा है, सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। तो सरफेस एरिया यदि बढ़ रहा है इसका मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी वहाँ पे बढ़ रहा है। यदि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है इसका मतलब क्या बढ़ रहा है वहाँ पे, जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स होगा, उतना ज़्यादा उसको क्या करेगा, वो रेसिस्ट करेगा, और जितना ज़्यादा रेसिस्ट करेगा उतना ज़्यादा क्या डेवलप होगा वहाँ पे, विस्कस फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, सो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिक्विड लेयर, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उतना ज़्यादा उसको रेसिस्ट करेगा, तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन है, ये किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड, स्पीड पे जितना तुम फास्ट इसको मूव कराओगे, जितना तेजी से मूव कराओगे, उतना ही तेजी से ये इसको क्या करेगा, रेसिस्ट भी करेगा। मतलब जितना फास्ट मेरा एक्सटर्नल फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विस्कस फोर्स भी होगा। कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। यदि स्पीड की बात करें, चलो एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ते हैं, हम स्पीड की बात यहाँ पे होनी चाहिए थी ना। स्पीड जितना ज़्यादा होगा लिक्विड का, अपर पार्ट ऑफ द लिक्विड का स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगने वाला है, विस्कस फोर्स लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक तीसरा चीज़ यहाँ पे है, जो हम बात किए थे लेयर का, लेंथ का, कि लेंथ को कम करें और ज़्यादा करने से भी विस्कस फोर्स पर जो है सो कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो देखो लेंथ को जितना कम करेंगे विस्कस फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और लेंथ को जितना ज़्यादा करेंगे विस्कस फोर्स उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि विस्कस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लेयर्स। लिक्विड का जो लेयर है उसका जो लेंथ होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनली काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब तीनों को एक साथ हम लोग कंबाइन कर देते हैं। ये तीनों को तुम यहाँ पे कंबाइन कर दो तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज एफ वी इज इक्वल्स टू, तो प्रोपोर्शनलिटी ही रहने दो, प्रोपोर्शनल ए वी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिवाइडेड बाय लेंथ, ये चीज़ आ गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को भी अपने को हटाना पड़ेगा यहाँ पे। यदि प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो आप तो एक कांस्टेंट आता है, एंड दैट वन कांस्टेंट इज ईटा। इसको ग्रीक वर्ड में ईटा बोला जाता है, ई टी ए, यहाँ पे लिख देता हूँ ई टी ए, ईटा बोला जाता है। ये ग्रीक वर्ड है ईटा, एन टाइप का लिखाता है, एन उसका थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट को नीचे खींच दो तो उसको ईटा बोला जाता है। ठीक है, इसको एक्चुअली बोला जाता है क्या, वो बता रहा हूँ मैं, ए बाकी सब चीज़ को लिख दो, ए वी डिवाइड बाई एल। एक्चुअल में यहाँ पे जो ईटा है आप वेयर करके यहाँ पे दिखा सकते हो, वेयर ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। दिस वन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो यहाँ पे ईटा दिख रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे मैं वाटर की बात करूँ तो देखो किसी भी सरफेस पे तुम वाटर को मान लो, यहाँ पे सरफेस है, तुम यहाँ पे इसके ऊपर वाटर को छोड़ दो, वाटर तुरंत फैल जाता है, वाटर जो है तुरंत फैल जाता है। तुरंत फैल जाता है इसका मतलब क्या है, वाटर का स्पीड ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है कि तुरंत फैल जा रहा है लिक्विड, वाटर जो है सो तुरंत फैल गया। इसका मतलब यहाँ पे विस्कस फोर्स जो है वो कम होगा, विस्कस फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। वही चीज़ मैं बोलूँ कि यहाँ पे हनी को डाल दिया जाए, हनी, मधु जिसको बोलते हैं, उसको यदि इसके ऊपर डाला जाए तो वो जो है सो बहुत स्लो स्लो फैलता है, बहुत धीरे धीरे मतलब वो फैलता है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे उसका विस्कस फोर्स जो है वो क्या होगा, कम होगा।
ठीक है। तो विस्कस फोर्स एक्चुअली हम लोग यहाँ पे नहीं समझना चाह रहे हैं, हम लोग समझना चाह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब कौन ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब अपने आप को एक तरीके से बोलते हैं, कह सकते हैं कि चेंज कौन जल्दी हो रहा है, अपने आप को चेंज कौन जल्दी कर रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे चेंज इसका जल्दी हो रहा है, इसका कम हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। या तो एक तरीके से कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल सकते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पे, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। वाटर के लिए इसका वैल्यू कुछ अलग होगा, हनी के लिए डिफरेंट होगा, है ना, कर्ड के लिए अलग होगा, मिल्क के लिए अलग होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए जो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा चीज़ चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यदि ज़्यादा है तो फिर ये विस्कस फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम उल्टा बोल दिए थोड़ा, लिक्विड में विस्कस फोर्स जो है सो कम होगा, और ये हनी में विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा थिक होगा ना मटेरियल उतना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा, और जितना ज़्यादा थिन होगा मटेरियल उतना कम विस्कोसिटी वहाँ पे होगा। ठीक है, इसलिए वाटर को यदि फ्लो कराएं तो वो बहुत ईजिली फ्लो हो जाता है, मूव कर जाता है। लेकिन वही चीज़ हम यदि बोलें कि हनी को मूव कराना है तो हनी जो है सो फास्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फंडा है यहाँ पे। तो विस्कोसिटी किसका ज़्यादा होगा, जिसका थिकनेस ज़्यादा होगा, थिकनेस ज़्यादा, जो गाढ़ा ज़्यादा होगा, और जो बहुत पतला होगा आई मीन थीन होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत कम होगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो वहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है, कुछ कुछ मटेरियल का वहाँ पे विस्कोस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वहाँ पे आपको दिया हुआ मिलेगा। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से यदि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को सब्जेक्ट करें तो आपका जो मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पे आएगा वो कुछ कितना आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, ईटा इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एफ विस्कस फोर्स दिस वन, और ये एल ऊपर जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाय एरिया, और ये क्या है, वी, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ से आप यदि चाहो तो इसका यूनिट भी लिख सकते हो, यूनिट लिखने में तो आप एक्सपर्ट हो ही। तो यूनिट देखो क्या होगा, यूनिट यूनिट क्या हो जाएगा अपना, इसका फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, लेंथ का हो जाएगा मीटर, डिवाइड बाय एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, सेकंड को ऊपर ले जाते हैं ऐसे। तो क्या क्या कटेगा, मीटर मीटर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिला, न्यूटन, ये ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या है, सेकेंड। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोला जाता है क्या चीज़, पास्कल, प्रेशर का ना, पास्कल, और ये क्या है, सेकेंड, तो पास्कल इंटू सेकेंड, ये चीज़ आ गया। ठीक है, और इसको पॉइजली करके बोला जाता है, पॉइजली या तो पॉइज करके शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, पॉइज में भी इसका यूनिट को लिखा जाता है, पॉइज, POISC, पॉइज। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि वन पॉइज, या तो एक तरीके से बोल सकते हैं इसको सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कैपिटल P से पॉइज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यूनिट में। तो पॉइज जो है ना यहाँ पे एक्चुअली 10 पॉइज, 10 पॉइज इज इक्वल्स टू होता है 1 पास्कल इंटू सेकेंड, ये वैल्यू होता है। ठीक है, 10 पॉइज के बराबर 1 पास्कल होता है, 1 पास्कल इंटू सेकेंड। तो एक्चुअली यहाँ पे यदि देखा जाए पॉइज में यदि इसको लिखना चाहो इसको, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10 पॉइज के बराबर, मतलब दिस 1 पास्कल सेकेंड जो है सो 10 पॉइज के बराबर होगा। मतलब हमको तो यूनिट से मतलब है ना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है। तो एक्चुअली इसका यूनिट को पॉइज में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइज से। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम एक्चुअल में बोला जाता है पॉइजली, इसका स्पेलिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पूरा पूरा फुल नेम यदि जानना चाहते हो तो POISEIULLE कुछ इतना होता है, तो उसी को शॉर्ट में लिखा जाता है पॉइज। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसी का शॉर्टकट PI से आपको एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा पॉइज को। तो ये चीज़ है, तो ये मिल गया। इसका डायमेंशन यदि तुम लिखना चाहो तो डायमेंशन इसका हो जाता है, इसका डायमेंशन है, डायमेंशन ना, डायमेंशन आपको मिल जाएगा, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी ml-1 T-1, ये चीज़ होता है इसका। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायमेंशन भी। और एक तरीका मैं और बता दूं आपको, इस फॉर्मूला को डिराइव करने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको यदि तुम इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी वगैरह नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको शियर मॉडुलस पता है, शियर मॉडुलस।
तो शियर मॉडुलस का मतलब क्या होता है, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, है ना। तो उस फॉर्मूला से भी इसको डिराइव किया जा सकता है। कैसे, देखो, यदि मैं उसको कुछ उस तरीके से डिफाइन करूँ, तो उस फॉर्मूले से इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ, तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो, यहाँ पे हमको एक्चुअल में क्या निकालना है, ईटा। ये तो जान गए कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे कह सकते हो कि इट इज़ द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक छोटा सा टाइम के लिए आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये डेल्टा टी टाइम के लिए। तो डेल्टा टी टाइम के लिए देखोगे तो यहाँ पे नीचे जो स्ट्रेन रेट लिखना पड़ेगा, स्ट्रेन रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कह सकते हो एक तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे लिखो कि शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे ले रहे हैं, इसलिए रेट यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यदि इसका फॉर्मूला को एक्चुअल में तुम लिखना चाहो, तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेस का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आप तो इसको बहुत अच्छे से पहले से जानते हो। इसका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। हम लोग सॉलिड में पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। नीचे यदि हम लिखूँ स्ट्रेन रेट इसके बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन रेट एक्चुअली स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एल होता है ये चीज़। चेंज ऑफ ये वाला, इस डायग्राम से देखो, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एल, ये वाला फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का। और यहाँ पे रेट की बात की जा रही है, तो रेट मतलब इसके नीचे में टाइम को दिखाना पड़ेगा, डेल्टा टी। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी किसके बराबर आएगा, वी के बराबर आएगा। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय एल के बराबर आ जाएगा, इतना। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करो, फोर्स अपॉन एरिया है ऊपर में, तो ये क्या है, एरिया नीचे, मतलब इसको कैलकुलेट करने से क्या मिलेगा, एल ऊपर जाएगा, एफ एल डिवाइडेड बाई वी इंटू ए। फाइनल रिजल्ट वही आया, आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला फाइनल रिजल्ट देख लो, एफ एल ए भी, एफ एल ए भी। तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से भी आता है। ठीक है, तो स्ट्रेन रेट कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ना वी बाई एल, ये वेलोसिटी या तो स्पीड अपॉन लेंथ जो है, इसको बोला जाता है, यदि वेलोसिटी बोलो तो इसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। मतलब ग्रेडियंट की बात जहाँ पे की जाए ना, वहाँ पे तुम लेंथ से डिवाइड कर दो। मतलब किसी का भी तुमको यदि ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट मतलब होता है पर यूनिट लेंथ, ग्रेडियंट मीन्स पर यूनिट लेंथ। सो यहाँ पे देख सकते हो स्पीड पर यूनिट लेंथ इज द स्पीड ग्रेडियंट बोल सकते हो उसको, या तो यदि वेलोसिटी केस में बोलोगे तो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा हमारा क्या चीज़, विस्कोसिटी एंड विस्कस फोर्स। एक्चुअल में यदि ब्रीफली मैं फिर से बता दूं, इसका विस्कोसिटी क्या है, एक रेसिस्टेंस है जो लेयर टू लेयर काम करता है फ्लूइड के लिए, ठीक है, वाटर के लिए भी हो सकता है और गैस के लिए भी हो सकता है, लिक्विड और गैस दोनों के लिए। लेयर टू लेयर जो रेसिस्टेंस होता है वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, वो तुम्हारा यहाँ पे है, मतलब फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जो काम करता है दैट इज द विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स वही अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट वन फोर्स इज द विस्कस फोर्स। ठीक है, फिर उसका हम सारा कैलकुलेशन यहाँ पे देख लें, कैलकुलेशन की किस तरीके से डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इस सारा चीज़ कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी देखिए कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, और इतना सारा चीज़ को, अब यदि मैं यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरीके से बोला कि कुछ इस तरीके से है कि उसके ऊपर हम सरफेस, मतलब लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर एक सॉलिड मटेरियल को रख देंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब ये जो सारा चीज़ हम बताए ना, किसी नदी में पानी का फ्लो होना, किसी रिवर में वाटर का फ्लो होना, उसके लिए ये एप्लीकेबल है। और उसके लिए फॉर्मूला, फॉर्मूला एक्चुअली सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन यदि आपके पास एक क्वेश्चन होता कि यदि पाइप में मूव करे, किसी पाइप में वाटर मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके का पाइप में, ये ऐसे वाला पाइप में वाटर मूव करेगा, तो इसमें हम कैसे दिखाएंगे, मतलब इसमें कैसे दिखाएंगे कि स्पीड जो है सो वाटर का किस जगह पे ज़्यादा है और स्पीड जो वाटर का है वो कहाँ पे कम है। तो देखो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसी सिचुएशन में आपको इसका जो रिप्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, मतलब लीनियरली आपको शो करना है यहाँ पे। लीनियरली मतलब वाटर जो आया कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो बीचों बीच में जो है ना इसका स्पीड जो सबसे ज़्यादा होगा, मिड पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्पीड होगा। आफ्टर दैट जैसे जैसे हम वाल के करीब जाएंगे, मतलब पाइप के वाल के करीब जाएंगे,
मतलब ये इधर भी जाए तो उसका सरफेस है, नीचे उधर भी जाए तो सरफेस है। जैसे नदी में पानी फ्लो हो रहा है तो पानी ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट में स्पीड क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। फिर धीरे धीरे स्पीड का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। किधर, टुवर्ड द सरफेस, मतलब उसका बॉटम पार्ट में जाएंगे उसके सरफेस तक, तो वहाँ पे इसका स्पीड जो है धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पाइप में आपको समझना क्या है कि बीच में जो है सो सबसे स्पीड ज़्यादा है। उसके बाद तुम इस साइड में किसी भी साइड में तुम चले जाओ, उस देखो पाइप है तो चारों तरफ उसका सरफेस है ना, सरफेस तो हर तरफ है। तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या देखना पड़ेगा कि उसके जस्ट सरफेस की तरफ जैसे जैसे हम चले जाएंगे, उसके वाल की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, उसका स्पीड जो है सो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसको सिम्बॉलिकली यदि रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे दोनों साइड से हम दिखा रहे हैं, मतलब सभी साइड से दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसका वेलोसिटी कुछ इस तरीके से रिड्यूस होता चला जाता है। ठीक है, तो ये पाइप के लिए है बेसिकली। फार्मूला वही काम करेगा, तुम इसको मिड पॉइंट, इसको बीच वाला मान लो, फिर इधर देखो ना वही काम, वही चीज़ आपको दिख रहा है ना, टेंजेंशियली शेयरिंग स्ट्रेन दिख रहा है, इधर भी शेयरिंग स्ट्रेन इधर भी दिख रहा है। तो फार्मूला एप्लीकेबल है दोनों के लिए। ठीक है, फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा, फार्मूला एज इट इज़ रहने वाला है। तो पाइप में किस तरीके से मूव करेगा वो भी आप यहाँ पे समझ चुके हो। ठीक है, तो ये सारा तुम्हारा कैलकुलेशन मिल गया। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है 10.9 एनसीईआरटी में, आप उसको कैलकुलेट कर लेना। एक्चुअली यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में जो यहाँ पे न्यूमेरिकल है उसमें फार्मूला आपको बेसिकली स्ट्रेन रेट, देखो कौन कौन सा फार्मूला आपको यहाँ पे काम आएगा। स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट का फार्मूला डायरेक्ट आप लिखना क्या चीज़, स्ट्रेन का फार्मूला जानते हो, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एल होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट है ना तो टाइम से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी क्या होगा, वेलोसिटी मतलब वी बाई एल। इसको बोलते हैं स्ट्रेन रेट। मतलब स्पीड ग्रेडियंट इज कॉल्ड स्ट्रेन रेट, स्पीड ग्रेडियंट इज कॉल्ड स्ट्रेन रेट। तो ये फॉर्मूला वहाँ पे आपको काम देगा। स्ट्रेस का तो फॉर्मूला आप जानते हो, स्ट्रेस का क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ उस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे फोर्स को टेंशन के फॉर्म में लेना है। तो टेंशन तो आप कैलकुलेट करना जानते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी, तो जो भी है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपके लिए होगा, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेस स्ट्रेन रेट मतलब स्पीड ग्रेडियंट। ये वाला फॉर्मूला लगा करके उस न्यूमेरिकल को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है, आप छोटा सा लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे सभी का क्या दिया हुआ है, द विस्कोसिटी ऑफ द सेम, मतलब डिफरेंट फ्लूइड्स का है। वाटर का कुछ दिया हुआ है, टेम्परेचर इतना, टेम्परेचर पे इतना, टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी, फ्लूइड का जो विस्कोसिटी वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने से उसका मॉलिक्यूल जो दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर होने से उसका जो विस्कोसिटी होगा वो कम ज़्यादा होगा टेम्परेचर के हिसाब से। टेम्परेचर घटने बढ़ने से विस्कोसिटी में भी चेंजेस आएगा। ओके, तो ये सब कुछ दिया हुआ है दो तीन मटेरियल का। और क्वेश्चन जो हम यहाँ पे बता रहे थे 10.9 ये है, कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको मिलेगा। मतलब क्या है, इस सरफेस पे लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड के ऊपर एक सॉलिड मटेरियल है और उसको यहाँ पे, यहाँ से कुछ इस तरीके से वेट दे दिया है, तो यहाँ से खिसकेगा तो लिक्विड में कुछ स्पीड मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कुछ केजी का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे टेंशन इधर डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन मिलेगा। यहाँ पे टेंशन आप निकालना जानते हो, एम जी से निकाल लोगे। एम मतलब ये, और जी का 9.8, यहाँ से टेंशन मिल जाएगा, मतलब फोर्स आपको मिल गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, नहीं ओके, तो ये चीज़ है। तो आज हम लोग देख लिए विस्कोसिटी एंड विस्कस फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।